नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी चार धाम यात्रा के बारे में। तो अगर आप भी चार धाम यात्रा करने का सपना देख रहे हैं या जानना चाहते हैं कि यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, किस दिन कहाँ पहुँचते हैं, किन रास्तों से होकर जाते हैं, रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है और पूरी यात्रा कैसे पूरी की जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चार धाम यात्रा सिर्फ चार मंदिरों के दर्शन करना नहीं है, बल्कि यहाँ हिमालय की गोद में प्राकृतिक आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। इस यात्रा में आपको हरे भरे जंगल, कल कल बहती नदियाँ, झरने और बर्फ से ढकी चोटियाँ और उत्तराखंड की सुंदर संस्कृति देखने का अवसर मिलता है। चार धाम यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होता है, क्योंकि यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट आकर अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बस से या ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश आकर अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी से पैकेज लिया है तो कंपनी आपको पूरी सुविधा उपलब्ध करवाती है, जिसमें होटल्स, मील्स, ट्रांसपोर्ट सब कुछ रहता है। लेकिन अगर आपने किसी भी कंपनी से पैकेज नहीं लिया है और खुद से यात्रा करना चाहते हैं तो आप शेयरिंग गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं। हमारा जो पहला धाम होता है वो यमुनोत्री धाम होता है, जिसके लिए हमें पहले दिन बरकोट के लिए जाना होता है। तो आप सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करते हुए शेयरिंग गाड़ी में अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ती है, मैदान का दृश्य, शहरों का शोर पीछे छूट जाता है और हिमालय के सुंदर पहाड़ियाँ आपका स्वागत करने लगती है। रास्ते में आपको मसूरी, केम्प्टी फॉल, यमुना नदी और छोटे छोटे पहाड़ी गांव देखने को मिलता है। पूरे रास्ते घुमावदार, हरे भरे जंगल और ठंडी ठंडी हवाएं इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। लगभग पूरे दिन की यात्रा करने के बाद आप बरकोट पहुंच जाते। बरकोट जो है वो यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर होटल्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं ताकि दूसरे दिन यात्रा आराम से कर सकें। दूसरा दिन जो हमारा होता है वो बरकोट से जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का होता है। तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर बरकोट से जानकी चट्टी के लिए निकलते हैं। जानकी चट्टी जो है वो यमुनोत्री धाम का प्राथमिक स्थान होता है। यहीं से जो है यमुनोत्री धाम तक के लिए जो ट्रैक जो है वो यहीं से जानकी चट्टी से स्टार्ट होता है और ये ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर का होता है। तो ये आपको पैदल करके जाना होता है। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो वहाँ पर घोड़ा, पोनी, पिट्ठू, पालकी ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इनकी सहायता से यात्रा कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम पहुँचने के बाद सबसे पहले सूर्य कुंड के दर्शन किए जाते हैं। सूर्य कुंड एक गर्म पानी का कुंड होता है, जिसमें पानी इतना गर्म होता है कि श्रद्धालु लोग हैं वो चावल को कपड़े में बांधकर इस पानी में पकाते हैं, फिर भगवान को अर्पित करते हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद सूर्य कुंड में स्नान किया जाता है, फिर माता यमुना के दर्शन किए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। फिर वापस दर्शन करने के बाद आप जानकी चट्टी से बरकोट आकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। फिर आता हमारा तीसरा दिन जो होता है वो बरकोट से उत्तरकाशी का होता है। तो आज की जो यात्रा है वो अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि आज हमें बरकोट से उत्तरकाशी जाना होता है। रास्ते में यमुना नदी, छोटे छोटे पहाड़ी गांव और हरे भरे जंगल देखने को मिलता है। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद आप प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। एवं दर्शन करने के बाद वापस आप उत्तरकाशी में आकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। फिर चौथा दिन जो हमारा होता है वो गंगोत्री धाम के लिए होता है। तो इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर गंगोत्री धाम की ओर प्रस्थान करना होता है। रास्ते में आपको हर्षिल घाटी आती है, जो कि उत्तराखंड की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। यहाँ पर सेब के पेड़, देवदार के जंगल देखने को मिलता है। और फिर आप गंगोत्री धाम पहुँच जाते। गंगोत्री धाम पहुँचने के बाद आप दर्शन कीजिए। ये वही स्थान है जहाँ पर राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित होती है। और मंदिर के पास जो बहती भागीरथी नदी है वो मन को और भी मनमोहक करती है। फिर दर्शन के बाद आप शाम तक वापिस उत्तरकाशी आकर आराम। पाँचवा जो दिन होता है वो उत्तरकाशी से गुप्तकाशी की ओर होता है। और आज की जो यात्रा होती है वो सबसे लंबी यात्राओं में से एक है। आज हमें उत्तरकाशी से गुप्तकाशी की ओर जाना होता है। इस यात्रा में हमें रास्ते में टिहरी झील, श्रीनगर,
रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदियों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम देखने को मिलता है। शाम तक आप गुप्तकाशी पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद रात्रि आप विश्राम कीजिए ताकि दूसरे दिन आप केदारनाथ की यात्रा अच्छे से कर सकें। आप चाहे तो सीतापुर में भी रुक सकते हैं, सोनप्रयाग रुक सकते हैं, फाटा या शीशी, इनमें से कहीं पे भी रुक सकते हैं। सीतापुर जो है वो सोनप्रयाग के काफ़ी पास है और यहाँ पे भी होटल मिल जाते हैं, इसलिए कई श्रद्धालु यहाँ पे रुकते हैं। और सोनप्रयाग यहाँ पर अधिकतर वाहनों के लिए पार्किंग है, तो अगर आप अपनी निजी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हो और आपका हेलीपैड फाटा या शीशी है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और अगर आपका बजट अच्छा है तो मेरे हिसाब से आप गुप्तकाशी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर आता है छठवां दिन। छठवां दिन हमें गुप्तकाशी से सोनप्रयाग और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होता है। तो और आज की जो यात्रा है वो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है। तो हमें मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक जाना होता है। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी लेना होता है, क्योंकि यहाँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको अपनी गाड़ी या आपने जिस भी कंपनी से पैकेज लिया है वो गाड़ी आपको नहीं छोड़ती। वहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको शेयर टैक्सी में ही जाना होता है। गौरीकुंड जाने के बाद गौरीकुंड से जो है वो वहाँ से आपकी असली यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि 22 किलोमीटर का ट्रैक होता है। गौरीकुंड में यात्रा पंजीकरण वगैरह भी होती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फिर आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पैदल ट्रैक करने में असमर्थ है तो गौरीकुंड में घोड़ा, पोनी, पिट्ठू, पालकी ऑप्शन भी है, आप इनकी सहायता से यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में आपको जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचोली जैसे पहाड़ भी आते हैं। पूरी यात्रा में मंदाकिनी नदी आपके साथ साथ बहती है। लगभग पूरे दिन की यात्रा करने के बाद आप शाम तक केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए, शाम की संध्या आरती देखिए और उसके बाद आप चाहें तो वहाँ पे रात्रि भी व्यतीत कर सकते हैं। वहाँ पर होटल, डॉर्मेट्री, टेंट वगैरह सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वहाँ पे रात्रि व्यतीत कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं और सूरज की पहली किरण जब मंदिर पर हिमालय की चोटियों पर पड़ती है तब का दृश्य जीवन भर याद रखने योग्य होता है। दर्शन के बाद आप वापस पैदल यात्रा करके गौरीकुंड उतर सकते हैं। अगर आपके पास गौरीकुंड में आने के बाद आपके पास समय है तो आप त्रियुगी नारायण मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर वो स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए, तब उनका विवाह यहीं पे हुआ था। तो आज भी जो भी जोड़े वहाँ पे विवाह करते हैं तो उनको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर दर्शन करने के बाद आप वापिस गुप्तकाशी, सोनप्रयाग या सीतापुर आकर रात्रि व्यतीत कर सकते हैं। फिर आठवां दिन हमें गुप्तकाशी से बद्रीनाथ का होता है। आज हम भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाते हैं। रास्ते में हमें कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली और जोशीमठ जैसे प्रसिद्ध स्थान देखने को मिलता है। जोशीमठ के बाद हिमालय की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। शाम तक हम बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद तप्त कुंड में स्नान किया जाता है। उसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं और रात्रि वहीं पर विश्राम करते हैं। मॉर्निंग सुबह जल्दी उठकर 9वां दिन सुबह जल्दी उठकर आप अगर आपने पहले दिन आपने दर्शन नहीं किए तो सुबह जल्दी उठकर आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद भारत का जो लास्ट गांव है जो कि माना विलेज है, वहाँ पर आप विजिट करते हैं। वहाँ पे आपको व्यास गुफा, गणेश गुफा, चरण पादुका, सरस्वती देखने को मिलता है। आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। फिर यात्रा करके आप या तो रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। 10वां दिन वापस ऋषिकेश का होता है। आज हमारी 4 धाम यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण होती है। इन 10 दिनों में हमने ना सिर्फ 4 धाम दर्शन किए बल्कि हिमालय की अद्भुत सुंदरता को देखा, पवित्र नदियों का आशीर्वाद लिया और कई सारी यादें अपने साथ लेकर लौटे।
तो अगर आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन कम से कम 15 दिन पहले करवाएं। मौसम से संबंधित जानकारी लेते रहे, गर्म कपड़े, बारिश से बचने के लिए रेनकोट और आवश्यक दवाइयाँ अपने साथ रखें। चार धाम यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का शांति और ईश्वर के प्रति आस्था का अनुभव कराने वाली एक दिव्य यात्रा है। तो अगर आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, मेरे साथ करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे नंबर मेंशन कर दिया है, आप मेरे साथ कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, सब सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय बाबा केदार, जय विशाल बद्री, जय माँ गंगा, जय माँ यमुना। राधे राधे।